रात का समय था। झोपड़ी के अंदर गोमती परेशान होकर बैठी हुई थी। माँ, क्या हो गया? तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? सो जाओ ना। नहीं बेटी, तुम सो जाओ। मुझे घर के थोड़े बहुत काम है, वो कर लूँ फिर सो जाऊंगी। पर माँ, इतनी रात को? हाँ बेटी, अभी काम निपटा लूंगी, तब तो सुबह दूसरा काम करूंगी। तुम सो जाओ। फिर जैसे ही मीरा सोती है, तभी गोमती चोरी छुपके झोपड़ी से बाहर निकल जाती है और घने जंगलों से होते हुए तालाब के किनारे पहुंच जाती है। तुमने कितना वक्त लगा दिया गोमती आने में। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम तो जानते हो, मेरी बेटी अभी तक सोई नहीं थी और उसके सोने के बाद ही मैं तुमसे मिल पाती हूँ। देखो, तुम्हारी बेटी का बहाना और नहीं चलने वाला है। मैं तुम्हें बहुत दिनों से प्रेम करता हूँ और तुम्हारे प्रेम के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारी बेटी हमारे प्रेम के बीच में बाधा बन रही है। तुम उसे जान से मार दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं मार सकती। मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उसे मार नहीं सकती। तो ठीक है, फिर तुम मुझे भूल जाओ। नहीं, मैं तुम्हें भूल भी नहीं सकती, ये तुम भी जानते हो। तो एक काम करो, तुम अपनी बेटी की शादी कर दो। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो हमारे बीच से सारे बंधन हट जाएंगे और फिर हम एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? शादी? नहीं, इसी शादी की वजह से ही तो मैं आज यहाँ हूँ। तुम जानते हो इस गांव का कितना क्रूर नियम है। अगर मेरी बेटी के साथ भी वही हुआ जो मेरी जिंदगी के साथ हुआ, तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। फिर तो मुझे भूल जाओ। मैं अब तुमसे मिलने नहीं आऊंगा और अपनी बेटी के साथ ही बाकी जीवन बिताओ। नहीं, ऐसा मत कहो। अगर मैं तुमसे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए ऐसा मत करो। ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। तुम जो कहोगे वही करूंगी। ठीक है, तो कल जाके अपनी बेटी की शादी ममता के बेटे रवि से कर दो। मैं उससे सारी बात कर लूंगा, समझ गई? अब जाओ, सुबह होने वाली है, मुझे भी जाना चाहिए। फिर धन्नो सेठ वहां से चला जाता है और गोमती परेशान होकर अपने घर लौट आती है। तभी मीरा की नींद खुल जाती है। क्या हो गया माँ? तुम कहाँ गई थी और इतनी सुबह? तुम्हारे कपड़े भी गीले हैं। कुछ नहीं, मैं काम की तलाश में मुखिया के घर गई थी। तुम जानती हो, घर चलाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पर माँ, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। नहीं, मैं कुछ नहीं छिपा रही। मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं अभी सिर्फ 17 साल की हूँ और इतनी छोटी उम्र में मैं शादी नहीं करना चाहती। देखो, तुम्हें शादी तो करना ही पड़ेगा। अगर तुमने शादी नहीं की तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए तुम्हें शादी करनी ही होगी। आपको जो करना है कर लो, लेकिन इतनी छोटी उम्र में मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तभी धन्नो सेठ वहां आ जाता है और जोर से मीरा के गाल पर थप्पड़ मार देता है। तुम शादी कैसे नहीं करोगी? मैंने जो कहा है वही करना पड़ेगा। गोमती, तुम शादी की तैयारी करो। मैंने सब इंतजाम कर दिया है। ममता भी तैयार है। बस रवि के फोटो के सामने इसे खड़ा करके गांव की परंपरा के मुताबिक शादी करना है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? फोटो के सामने शादी? और मेरा दूल्हा कहाँ है? बेटी, तुम जानती हो हमारे गांव का नियम है, पति बाहर भी हो तो फोटो से विवाह होता है। तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। ये क्या हो गया पिताजी? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आप होते तो ये बूढ़ा मुझे नहीं मारता और माँ भी इसके सामने कुछ नहीं बोलती। क्या सोच रही है? चल मेरे साथ। जो कह रहे हैं वही करो। बेटी, इसी में हम दोनों की भलाई है। धन्नो सेठ जबरदस्ती मीरा का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है और गोमती भी पीछे पीछे चल देती है। क्या हुआ धन्नो सेठ? इसे कहाँ ले जा रहे हो? तुम नहीं जानती, हमारे गांव की परंपरा 17 साल की होते ही लड़की की शादी होती है। आज इसकी शादी ममता के बेटे रवि से होगी। हाँ, ये तो हमारे गांव की परंपरा है। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी।
भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ? कोई भी मीरा की बात नहीं सुनता और उसे गांव की चौपाल पर ले जाकर बैठा दिया जाता है। वहां रवि का फोटो रखा होता है और थोड़ी ही देर में मीरा की शादी फोटो से कर दी जाती है। चलो, अब ये मेरी बहू बन गई। अब मैं इसे अपने घर ले जा रही हूँ गोमती बहन। मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। हाँ ममता बहन, मैंने इसे बहुत नाजुकता से पाला है। आप इसका ख्याल रखना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चल बहू, चलते हैं। ममता मीरा को अपने साथ ले जाती है। चलो गोमती, अब ये चली गई, अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी ओर मीरा ससुराल पहुंच जाती है। हे भगवान, मैं इस घर की बहू बन गई, मेरी शादी भी हो गई, लेकिन मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा। ये कैसी परंपरा है? अरे बहू, क्या खड़ी है? शादी करके आई हो तो घर के सारे काम करो। माँ जी, रवि जी कब आएंगे? आ जाएगा, बाहर कमाने गया है। काम करेगा तभी तो घर चलेगा। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति 3 साल बाद आए थे, वैसे ही मेरा बेटा भी आएगा। अब जाओ, काम करो। मीरा उदास होकर घर के काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीतता जाता है और देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन ममता आती है और मीरा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये क्या माँ जी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने क्या गलती की है? करमजली कहीं की, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि पड़ोस की किसी भी औरत से बात नहीं करना है, फिर भी तुम सब लोगों से बात क्यों कर रही थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? माँ जी, मैं उससे बात नहीं कर रही थी। वो तो बस रवि जी के बारे में पूछ रही थी। मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि वो अभी तक आए नहीं है। इसके अलावा मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। इस घर में रहना है तो सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, समझ गई ना? अब जा, जल्दी से जितने भी कपड़े हैं सब कपड़े तालाब से धोकर ला। उसके बाद मेरे लिए गरम गरम चाय बनाना और फिर मेरे पैर भी दबा ले हैं, समझ गई? नालायक कहीं की, बोझ बनकर बैठी रहती है, एक भी काम ढंग से नहीं करती। ऊपर से दहेज में भी कुछ नहीं लाई। कम से कम घर का काम तो करेगी ना। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो तुम जैसी नालायक को अपने घर की बहू बना लिया। फिर ममता मीरा को लगातार खरी खोटी सुनाती रहती है। मीरा चुपचाप सारे कपड़े उठाती है और तालाब जाकर धोकर वापस ले आती है। इतना वक्त लगता है कपड़े धोने में? चल, अब जल्दी से रसोई में जा, चाय भी बनाना है और फिर मेरे पैर भी दबाने हैं। मीरा आगे बढ़ती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और सारे कपड़े जमीन पर गिर जाते हैं। अरे करमजाली, सारे कपड़े फिर से गंदे कर दिए। एक काम को 2 बार करना पड़ता है। इतना खाती है, खा खा कर क्या पुल बनाएगी? शरीर में कुछ भी ताकत नहीं है। जा यहाँ से, नालायक कहीं की। ममता फिर मीरा को मारती है और मीरा रोते हुए रसोई में चली जाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इन 6 महीनों में इस घर में एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अभी तक रवि जी भी नहीं आए हैं। मुझे उनके पास जाना है। मीरा यही सोच रही होती है कि चाय जल जाती है और उसकी जलने की महक बाहर तक फैल जाती है। अरे वो करमजाली, रसोई में क्या जला रखी है? ममता गुस्से में रसोई में जाती है और देखती है कि पूरी चाय जल चुकी है और मीरा अपने ख्यालों में खोई खड़ी है। ममता गुस्से में गर्म तसला उठाकर मीरा के हाथ पर फेंक देती है। ये क्या माँ जी, आपने मेरे हाथ जला दिए? आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? करमजली कहीं की, देख सारा चाय जला दिया और तुम अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। ममता मीरा को मारते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। अब इस घर में मत आना, समझ गई? आज पूरी रात घर के बाहर ही रहेगी और भागने की कोशिश भी मत करना। ठंड में बाहर रहेगी तब समझ आएगा कि मेरी बात ना मानने की क्या सजा मिलती है। ममता चली जाती है। मीरा ठंड से कांपती हुई पूरी रात बाहर बैठी रहती है। हे भगवान, ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। माँ जी, दरवाजा खोल दीजिए, भगवान के लिए खोल दीजिए। मीरा बार बार दरवाजा पीटती रहती है, लेकिन ममता दरवाजा नहीं खोलती। पूरी रात ठंड में रहने के कारण मीरा वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह ममता बाहर आती है और एक बाल्टी पानी लेकर मीरा के ऊपर फेंक देती है।
कितने मजे से सो रही है महारानी, इतनी ठंड में भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मीरा ठिठुरते हुए होश में आती है। माँ जी, आपने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? मैंने क्या किया था? और सो गई तो क्या घर का काम तुम्हारी माँ करेगी क्या? जा घर का सारा काम निपटा, तब तक मैं विमला के यहाँ जा रही हूँ। फिर ममता वहाँ से चली जाती है। जब तक माँ जी बाहर गए हैं तब तक मैं अपनी माँ से मिलाती हूँ। इतने दिनों से मैंने उन्हें देखा भी नहीं है। मीरा चोरी छुपके घर से निकलती है, ठंड से कांपती हुई रास्ते में आगे बढ़ती है। तभी रास्ते में शंकर आ जाता है। शंकर को देखकर मीरा घबरा जाती है और वहीं रुक जाती है। मीरा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तुमसे इतना प्रेम करता था, तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मुझे माफ कर दो शंकर। तुम जानते हो मेरी शादी जबरदस्ती कराई गई थी। सबने मुझे खींचकर गांव की चौपाल पर शादी करवा दी। और तुम तो हमारे गांव के नियम जानते हो, एक बार जिससे शादी हो जाए उसी को पति मानना पड़ता है। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम मुझे भूल जाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे पूरे 2 साल से प्रेम कर रहा था। मैंने सोचा था जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं खुद जाकर तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर क्या गया, तुमने शादी ही कर ली। मुझे माफ कर दो शंकर, मैं चाहकर भी इस शादी को नहीं रोक पाई। तुम जानते हो धन्नो सेठ जो मेरी माँ का प्रेमी है, उसने मुझे कितना मारा। मैंने मना भी किया लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तुम मुझे भूल जाओ, मैं अपना रिश्ता बचाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि गांव की परंपरा मेरे ऊपर और भारी पड़े। मीरा उदास होकर आगे बढ़ जाती है। जब मीरा घर पहुंचती है तो देखती है कि धन्नो सेठ और गोमती हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। देखो गोमती, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। अब हम दोनों कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। हमारे बीच कोई बाधा नहीं बची है। हाँ, तुम तो जानते हो मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। अब तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो। मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं नहीं, तुम सिर्फ मेरी प्रेमिका हो और प्रेमिका बनकर ही रहोगी। मैं तुम्हें भला पत्नी कैसे बना सकता हूँ? ऐसे क्यों? हम दोनों पूरे 20 वर्षों से एक दूसरे से प्रेम करते आ रहे हैं। गांव वाले पता नहीं हमारे रिश्ते को क्या क्या नाम दे रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि सामाजिक तौर पर हमारा भी कोई रिश्ता हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम ये सब भूल जाओ। फिर धन्नो सेठ घर से बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ती है। अच्छा, तो तुम यहाँ खड़ी होकर हम दोनों की बातें सुन रही थी? अगर ये बात तूने किसी से भी कही ना तो याद रखना मेरा थप्पड़। फिर धन्नो सेठ वहाँ से चला जाता है। मीरा चुपचाप घर के अंदर जाती है। गोमती शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई सगी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है। अपने प्रेमी के लिए आपने मुझे एक ऐसे जल्लाद सास के हाथों में सौंप दिया जो मुझे इंसान तक नहीं समझती। पूरे 6 महीने हो गए लेकिन मैंने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली। और ऊपर से आप यहाँ इस बूढ़े इंसान के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए माँ। मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन मैं क्या करती? मैं मजबूर थी। मैं सेठ को छोड़ नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करना। मैंने सोचा था कि इस दुनिया में अगर मेरा कोई है तो सिर्फ मेरी माँ है, लेकिन अब वो भी नहीं रही। आप तो खुद अपनी शादी के सपने देख रही हैं। फिर मीरा रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जैसे ही मीरा अपने ससुराल आती है, ममता उसे देख लेती है। करमजली कहीं की, कहाँ गई थी अय्याशी करने? मैंने तुझे घर में रहने को कहा था और तू अय्याशी करने बाहर गई थी। रुक, अभी बताती हूँ। नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं गई थी। मैं तो बस अपनी माँ से मिलने गई थी। बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए चली गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, अब तुम्हारे बहुत पढ़ निकल आए हैं। आज तो मैं तुम्हारे सारे पढ़ कुतर दूंगी। फिर ममता उसे बुरी तरह मारती है और मीरा गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इसी तरह वक्त बीतता चला जाता है। देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। इन 5 सालों में मीरा उसी घर में जानवरों की तरह काम करती रहती है, बिना प्रेम, बिना सम्मान, बिना अपनेपन के। हे भगवान, ये क्या हो गया है? पूरे 5 वर्ष बीत गए
लेकिन मैंने अभी तक रवि जी की एक झलक भी नहीं देखी। मैं इस जानवर वाली जिंदगी जी रही हूँ। बस बहुत हो गया। आज तो माँ जी को फैसला करना ही होगा। फिर मीरा गुस्से में ममता के पास जाती है। अरे क्या हो गया, तुम घर का काम छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? माँ जी, पूरे 5 वर्षों से मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। मैंने इस घर का हर काम किया है, लेकिन अभी तक मैंने रवि जी की एक झलक भी नहीं देखी। मुझे रवि जी के पास जाना है, नहीं तो आप रवि जी को यहाँ बुला दीजिए। देखो, मैंने तुम्हें अपने घर की बहू बनाया है तो तुम्हें चुपचाप मेरे पास रहना होगा, समझ गई ना? रवि जब उसका मन करेगा तब वो आ जाएगा, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, अब बस बहुत हो गया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। आपने जो जो कहा मैंने सब किया। मैं भी इस रिश्ते को अच्छे से निभाना चाहती थी ताकि मैं अपने पति से ये रिश्ता ना तोड़ सकूं। लेकिन 5 साल हो गए और मैंने आज तक उनकी एक झलक नहीं देखी। और आप हैं कि सिर्फ मुझसे काम करवाती हो और उनके बारे में कुछ भी नहीं बताती हो। अच्छा ठीक है, मेरा बेटा कल आ रहा है, अब तो खुश है ना? अब यहाँ से जाओ। क्या सच में रवि जी कल आ रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। लगता है अब मैं उन्हें देख पाऊंगी। मीरा कमरे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, पता नहीं रवि कल कैसे आएगा। अगर उसे पता चल गया कि 5 सालों से उसकी पत्नी बनकर रह रही है तो पता नहीं वो कितना गुस्सा करेगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, अब तो ये उसकी पत्नी है, उसे मनाना ही पड़ेगा। हमारे गांव की यही परंपरा रही है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह रवि आता है और देखता है कि मीरा घर का काम कर रही है और उसके गले में मंगलसूत्र है। अरे, मेरे घर में ये लड़की कौन है जो मंगलसूत्र पहनकर घर का काम कर रही है? शायद कोई काम वाली होगी, माँ ने रख ली होगी। अकेली घर का काम कितना करेगी? इतना सोचकर रवि घर के अंदर जाता है। मेरा बेटा तुम आ गया। मैं कब से परेशान थी, पता नहीं तुम कब आओगे। पूरे 5 साल बाद आए हो। तुम तो जानती हो माँ, बाहर मेरा कितना काम रहता है। यहाँ आने के लिए मुझे बहुत छुट्टी लेनी पड़ती है और आजकल इतनी छुट्टी कौन देता है? तुम ये भी जानती हो कि मेरा अपना परिवार है और उसमें भी वक्त लग जाता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था उस लड़की को छोड़ देने के लिए, तुमने अभी तक उसे छोड़ा क्यों नहीं? माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने उससे शादी की है और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? और ये लड़की कौन है जो मंगलसूत्र पहनकर घर का काम कर रही है? ये तुम्हारी पत्नी है। मैंने तुम्हारी फोटो से इसकी शादी कराई है। पूरे 5 सालों से ये इस घर में बहू बनकर रह रही है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? मेरी पहले से पत्नी है और मेरे बच्चे हैं, फिर मैं इसे पत्नी कैसे मान सकता हूँ? मैंने कभी इससे शादी ही नहीं की, तो ये मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? आप ये कैसे बेवकूफ़ वाली हरकत कर रही हो? कमरे के बाहर खड़ी मीरा ये सारी बातें सुन लेती है। नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। आप क्या कह रहे हो? हाँ, मैं रवि हूँ। और तुम कौन हो? ये क्या बेवकूफ़ी है? मंगलसूत्र पहनकर घर का काम कर रही हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। पूरे 5 सालों से मैं आपका इंतजार कर रही थी। आपके घर का सारा काम मैं ही कर रही थी। तुम तो बेवकूफ़ हो। तुम नहीं जानती क्या कि बिना पति के शादी नहीं होती? ये कैसी नौटंकी लगा रखी है? मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे पहले कभी नहीं बताया गया था कि आप शादीशुदा हो। हमारे गांव की परंपरा के मुताबिक अगर पति दूसरे शहर में भी रहता है तो उससे शादी मानी जाती है। मैं इसी सोच में इतने दिनों तक आपके यहाँ पत्नी बनकर रही। देखो रवि, तुम कुछ भी कहो, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरी बहू तो यही रहेगी। तुम्हारी वो शहरी लड़की मेरी बहू कभी नहीं बन सकती है। रवि का गुस्सा और तेज हो जाता है। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम इस बंधन से आज़ाद हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता और तुम ये बेवकूफ़ वाला काम अब और नहीं करोगी। चली जाओ यहाँ से। आप तो जानते हो, इस समाज में जो एक बार शादी हो जाता है वो कभी भी उसे नहीं छोड़ सकता। मैं आपको कैसे छोड़ दूं? गांव घर के सब लोग क्या कहेंगे? देखो, इसी वजह के चलते मैं इस गांव में कभी नहीं आता हूँ, क्योंकि यहाँ का रिवाज और यहाँ की परंपरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जो पुराने जमाने से चली आ रही है। रवि मीरा के गले की ओर देखता है। तुम्हें ये मंगलसूत्र बांध के रखा है ना? रुक जाओ। फिर रवि मीरा के गले से मंगलसूत्र तोड़ देता है। देखो, अब तुम इस बंधन से आज़ाद हो। अब तुम अपनी जिंदगी जियो और तुम्हें जो मन हो वो करो, और ऐसे ढोंगी की पत्नी बनकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा फूट फूट कर रोने लगती है
और घर से बाहर निकल पड़ती है। रुक जाओ, तुम नहीं जा सकती हो, रुक जाओ, मैंने तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाई थी, रुक जा मीरा। रुक जाओ माँ, आप उसे नहीं रोक सकती क्योंकि अब वो इस बंधन में नहीं है। आपने बहुत जुल्म कर लिया उस बेचारी पर, थोड़ा तो तरस खाती माँ। ममता उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रवि ममता को रोक देता है। मीरा रोते हुए धीरे धीरे घर से बाहर जाने लगती है। तभी गोमती मीरा के पास आती है। बेटी, तुम इतना रो क्यों रही हो और इस पागलों जैसी हालत में कहाँ जा रही हो? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी माफी मांगने। माँ जी, शादी के बंधन में आपने मुझे बांधा था, लेकिन उसी इंसान ने मुझे उस बंधन से आजाद कर दिया। वो पहले से ही शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। उसकी माँ ने मुझे बस एक नौकरानी बना कर रखा। और देखो, मैं शादीशुदा होते हुए भी एक कुमारी की जिंदगी जी रही थी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई माँ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मेरी गलती की वजह से मेरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं इसीलिए डरती थी बेटी, लेकिन तुम भी इस परंपरा वाले नियम में फंसी गई। माँ, मैं उस वक्त किसी और से प्रेम करती थी, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरी शादी गांव के रीति रिवाज के हिसाब से कर दी। फिर भी मैंने उसे अपना पति माना, लेकिन आज मैं कहीं की नहीं रही। मैं भी बेटी धनो सेठ से प्रेम करती थी, तुम्हारी उम्र से करती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने भी मेरी जबरदस्ती शादी कर दी थी। मैं भी तुम्हारे पिता के साथ वो शादी निभाना चाहती थी, पर तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद मैं अपने प्रेम की राह पर चली गई, लेकिन आज उसने भी मुझे ठुकरा दिया। मुझे माफ कर दो बेटी। ना ही मैं एक अच्छी पत्नी बन सकी और ना ही एक अच्छी माँ। माँ बेटी दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी वहाँ शंकर आ जाता है। मीरा, अब तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। तुम मुझसे शादी कर सकती हो ना? मुझे सब पता चल गया है कि रवि ने तुम्हें पत्नी नहीं माना और उसने तुम्हें अपने बंधन से आज़ाद कर दिया। वो पहले से ही शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे और पत्नी शहर में हैं। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी है, हर जगह यही चर्चा है। इसलिए मेरी पत्नी बन जाओ। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ। क्या सच में? पर शंकर, मैं तुमसे दूर पूरे 5 साल रही हूँ। क्या तुम फिर भी मुझे अपनाना चाहते हो? क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, और सच्चा प्यार कितना वर्ष भी इंतजार कर सकता है, और ये 5 वर्ष तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब चलो, मैं आज ही तुमसे शादी कर लेता हूँ, फिर हम दोनों एक अच्छा जीवन जिएंगे। मेरा भी आशीर्वाद है बेटी। जा अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। बेटा, मैं जो खुशी अपनी बेटी को नहीं दे पाई, वो सारी खुशी तुम देना। यही एक माँ की दुआ है, इस दुआ को कबूल करना। आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं मीरा को वो सारी खुशी दूंगा जिसके लिए ये पल पल तड़पी है, और इसे कोई गम छू भी नहीं पाएगा। शंकर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर शंकर मीरा को मंदिर ले जाता है। मंदिर में दोनों का विवाह हो जाता है। इसके बाद मीरा शंकर के साथ खुशियों भरा जीवन जीने लगती है, और वहीं गोमती अकेली अपनी जिंदगी जीने लगती है।